हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमने एसएससी जीडी की पिछले 2-3 साल में विभिन्न एग्जाम हुई है 2023 में, 24 में और 2022 में। उन प्रश्न पत्रों में से ये इन प्रश्नों को चुना हुआ है, उन क्वेश्चन पेपर्स में से इन प्रश्नों को लिया हुआ है, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग सके कि किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेंड होता है। साथ ही में हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आपके सभी सब्जेक्ट, सभी रीजनिंग के टॉपिक्स अच्छे से तैयार हों। और एक चीज़ जो हमने ध्यान रखी है यहाँ पे वो ये है कि हमने हर एक प्रश्न में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो समझाया ही है, साथ ही में शॉर्ट ट्रिक्स भी समझाई हुई है, ताकि परीक्षा में जब आप ऐसे प्रश्नों को हल करें तो आप अच्छे से उस प्रश्न को कम से कम समय में अटेम्प्ट कर पाएँ और अपना सही उत्तर ज्ञात कर पाएँ। अभी जो परीक्षा होने वाली है फ़रवरी के महीने में एसएससी जीडी की, उसके लिए इस प्रकार के वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। हम एक प्लेलिस्ट अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे, आप उस प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। हमने एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए इस प्रकार के वीडियो चैनल पे काफ़ी ज़्यादा अपलोड किए हैं और निरंतर जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती, हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम ऐसे वीडियो निरंतर आपके लिए लेकर आते रहें। आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा आज का जो पहला प्रश्न है नंबर एनालॉजी से संबंधित है। जिस प्रकार 13 156 से संबंधित है और 17 272 से संबंधित है, 18 का संबंध किस संख्या से होगा वो हमें इन विकल्पों में से चुनना है। तो अब सबसे पहले तो हम इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जब भी नंबर एनालॉजी या नंबर से ही संबंधित प्रश्न आता है और संख्याएं एक दूसरे की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, संख्या एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही होती हैं, तो हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब से मिलने की संभावना, स्क्वायर क्यूब या गुणा या भाग से मिलने की संभावना होती है। और इसी के विपरीत जब संख्याओं के बीच में अंतर छोटा होता है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलने की संभावना होती है। 90% केसेस इस प्रकार के लॉजिक से सही हल हो जाते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा लॉजिक क्या है यहाँ पे? दूसरा लॉजिक ये है कि अ, जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा तो हमें किस प्रकार की मेंटालिटी होनी चाहिए, क्या हमारी थॉट प्रोसेस प्रोसेस होनी चाहिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए। अब देखो जैसे ही 13 दिखा और उसके सामने दिख गया 156, तो हमको ये याद होना चाहिए कि 13 का जो वर्ग होता है वो होता है, 13 का वर्ग होता है 169, 169। मतलब ये जो 156 है ये 13 के वर्ग के काफ़ी आसपास है। ये एक लॉजिक, ये हमारे दिमाग में डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए। अब वो क्लिक कब होगा? जब हमको स्क्वायर्स अच्छे से याद होंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम कम से कम 1 से 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद रखें, 1 से 20 तक की संख्याओं के क्यूब याद रखें, घन याद रखें। तो अब जैसे ही समझ में आया कि 13 का जो वर्ग होता है 169 होता है और 156 उसके पास में है, कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। मतलब क्या मिला हमको? 156 मिला। अगर पहली संख्या a थी और दूसरी संख्या b थी, तो हमने a का वर्ग किया, उसमें से वापस a घटा दिया तो हमको दूसरी संख्या b मिल गई। अब यही लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएं तो देखते हैं उसकी पुष्टि हो रही है क्या? क्योंकि 17 का जो वर्ग होता है वो होता है 289 और उसमें से वापस वही संख्या, मतलब 17 घटा दें तो हमको 272 मिलता है। मतलब ये लॉजिक यहाँ पे पूर्णतः सटीक तरीके से बैठा है। तो 18 का जो वर्ग होता है वो 324 होता है और इसमें से वापस अगर हम 18 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 306 मिलेगा। 306 मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पता है, आपके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो आप परीक्षा में मात्र 15 से 20 सेकंड के समय में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ये कौन-सा प्रश्न है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ से संबंधित प्रश्न है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल आपको समझा देता हूँ। लगभग हमने हमारे हर वीडियो में इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ से, अल्फ़ाबेट कोडिंग, डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आता है, तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमारा उत्तर मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है।
प्लेस वैल्यू क्या होती है? अंग्रेजी की वर्णमाला में ए बी सी डी इस प्रकार से एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, ये हमको शुरू से मालूम है। फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है? चूंकि ए पहले स्थान पे आता है तो ए की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1, बी दूसरे स्थान पे आता है तो ये हो जाएगा 2 पे, सी हो जाएगा 3 पे, डी हो जाएगा 4 पे, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। एक्स हो जाएगा 24 पे, वाई हो जाएगा 25 पे और जेड हो जाएगा 26 पे। ये फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है? कभी कभी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की भी जरूरत पड़ती है हमको, जब जेड के बाद हमारी वर्णमाला खत्म हो जाती है और 26 हमको जेड का कोड मिल जाता है, प्लेस वैल्यू मिल जाती है, और मान लेते हैं हम इसके बाद फिर से ए बी सी लिखना निरंतर जारी रखें, निरंतर उसको हम लिखते रहें, तो जेड के बाद जेड 26 पे था तो ए कितने पे हो जाएगा? 27 पे हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए हो जाएगा 27 पे, बी हो जाएगा 28 पे, सी हो जाएगा 29 पे, डी हो जाएगा 30 पे, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। कभी कभी इसके अलावा अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। जब दो लेटर दिए हो और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो ए और जेड, ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, तो दोनों का सम कितना हो गया? 27 हो गया। सी और एक्स देखो, सी होता है 3 पे, एक्स होता है 24 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिला? 27 मिला। और इसी प्रकार हर एक लेटर का अपोजिट लेटर होता है, तो ये ए जेड एक दूसरे का अपोजिट है, सी एक्स एक दूसरे का अपोजिट है। मुख्यतः इन तीन कॉन्सेप्ट्स की हमको जरूरत पड़ती है। कभी कभी वॉवेल और कॉन्सोनेंट की भी जरूरत पड़ जाती है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं, ये हम सब जानते हैं। ए की प्लेस वैल्यू उस केस में हम लिख देते हैं 1, बी की ई की 2 लिख देते हैं, आई की 3 लिख देते हैं, ओ की 4 लिख देते हैं और यू की 5 लिख देते हैं। ये इनकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। अब प्रश्न में वापस आते हैं। जब परीक्षा में ये प्रश्न आएगा और ये हमको फंडामेंटली ये सब नॉलेज बहुत अच्छे से है, तो हम परीक्षा में किस माइंडसेट से इस प्रश्न को हल करेंगे और मात्र 20 से 25 सेकंड में हम हमारा उत्तर कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्लेस वैल्यू को लिखें। देखो, बी होता है 2 पे, ई होता है 5 पे, एच होता है 8 पे, के होता है 11 पे। देखने पे ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे +3 हो रहा है। 2 से 5 पे आए +3, 5 से 8 पे आए +3 हुआ, 8 से 11 पे आए +3 हुआ। तो अब क्या होगा? 11 में 3 जोड़ने पे क्या मिलता है हमको? 14 मिलता है, और 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एन की होती है। तो जैसे ही हमको ये पता चला कि हमारे उत्तर की शुरुआत एन से होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमने रूल आउट किया, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट किया। अब देखो, वैसे तो हम सबकी प्लेस वैल्यू लिख के पूरा उत्तर सटीक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है? हमको पता चल गया कि अब ये 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए और यही वाले 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इनको जरा गौर से देखो, दोनों के दूसरे स्थान पे आर दिया हुआ है, अंतिम स्थान पे एस दिया हुआ है। तो हमारा जो भी उत्तर होगा उसके पहले 2 स्थान पे एन आर होगा और अंतिम में एस होगा, ये बात तो हमको तय है। अब बच क्या रहा है हमको कंफ्यूजन कि पी है या ओ है, और ये तीसरे स्थान पे, तो सिर्फ इसी पे काम करें, बाकी के 2 लेटर पे क्यों काम करें? ये परीक्षा में हमारा ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। तो इस यहाँ तक कि एन से शुरू होगा, ये ज्ञात करने में हमारे 10 से 12 सेकंड चले गए। बाकी के 10 से 12 सेकंड सही उत्तर तक पहुंचने में लग जाएंगे। सी हो गया 3 पे, एफ हो गया 6 पे, आई हो गया हमारा 9 पे, एल हो गया हमारा 12 पे। तो क्या आ जाएगा? तीसरे स्थान पे 15 आ जाएगा, और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ओ की होती है। तो तीसरे स्थान पे ओ आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। इसीलिए मैंने कहा था कि परीक्षा में मात्र 20 से 25 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है, नॉलेज तो है ही हमको, नॉलेज तो हम इन वीडियोस को देख के या अन्य वीडियोस को देख के बहुत अच्छे से अर्जित कर ही लेंगे। लेकिन ज्ञान तो अर्जित कर ही लेंगे, लेकिन परीक्षा में हमारे ज्ञान का तो टेस्ट होता ही है, हमारे नॉलेज का तो टेस्ट होता ही है, लेकिन हमारे माइंडसेट का टेस्ट उससे बढ़ के होता है। इसीलिए कम समय में आपको एक रीजनेबली डिफिकल्ट प्रॉब्लम दी जाती है हर एक सब्जेक्ट की। जब आप रियल लाइफ में ऐसे जॉब में सिलेक्शन पा लेंगे और आपको ड्यूटीज करनी होगी, तो भी आपके सामने यही चैलेंज होगा कि कम समय में बहुत सारे काम करने हैं और सभी सही करने हैं। तो उस समय में आप उस प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? तो ये जो प्रश्न था, ये उस चीज़ का एक लाइव एग्जांपल था कि हम स्मार्टली उस प्रेशर सिचुएशन में सही हल तक, सही चुनाव तक कैसे पहुंच सकते हैं। आगे चलते हैं।
अब देखो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आया है। ग्लोब को कैसे लिखा गया है? GLOBE, ये हो गई हमारी ग्लोब की स्पेलिंग। उसको कैसे लिखा गया है? KPKFA। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा 7 पे, ये हो जाएगा 12 पे, ये हो जाएगा 15 पे, ये हो जाएगा 2 पे, ये हो जाएगा E 5 पे, K हो गया 11, P हो गया 16, K हो गया 11, F हो गया हमारा 6 और A हो गया हमारा 1। अब देखो यहाँ पे 7 से 11 पे आए मतलब कितना हो गया? +4 हो गया। 12 से 16 पे आए मतलब कितना हो गया? ये +4 हो गया। 15 से 11 पे आए मतलब ये कितना हुआ? -4 हुआ। 2 से 6 पे आए मतलब कितना हुआ? +4 हुआ। और 5 से 1 पे आए मतलब कितना हुआ? -4 हुआ। तो +4 +4 -4 +4। पैटर्न अगर अल्टरनेट होता +4 -4 तो समझ में आता, लेकिन अब यहाँ पे देखो शुरू में 2 बार +4 है, फिर यहाँ पे +4 और यहाँ बाकी की 2 जगह -4 है। एक चीज गौर करो दोस्तों कि जब कोई वॉवेल आ रहा है ओ, जैसे कि 15 था, तो वहां पे -4 हुआ, ये -4 हुआ। इसी प्रकार से ई 5 था, तो इसको ये ए -4 हुआ। मतलब जब कॉन्सोनेंट है तो प्लेस वैल्यू में +4 हो रहा है, वॉवेल है तो प्लेस वैल्यू में -4 हो रहा है। ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब ड्रिंक को कैसे लिखेंगे? और परीक्षा में हम इसको हल करते समय हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ताकि ऐसे प्रश्न को आइडियली हम 20 से 25 सेकंड से अधिक समय में से अधिकतम 20 से 25 सेकंड के समय में कर सकें। अब देखो हमको ये पता चल गया था कि आई जो वॉवेल है उसमें प्लेस वैल्यू में -4 हो रहा है। यहाँ पे क्या है? वॉवेल आई है। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 9। 9 में से अगर हम 4 घटा दें तो क्या मिलता है? 5। और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ई की होती है। मतलब हमारे उत्तर में बीच में ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। अब बस ये देखना है इनको, फिर अब जो 2 बचे हैं इनको देख लो। शुरू में एच है दोनों में, अंत में ओ है। ये भी काम खत्म, हमको शुरू और अंत को भी नहीं देखना है। अब देखो यहाँ पे एन है, यहाँ पे वी है। ये मतलब हम इसी पे काम कर लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आर हो जाता है 18 पे, और 18 चूंकि कॉन्सोनेंट है तो +4 होगा। +4 मतलब कितना हो जाएगा? 22। और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? वी की होती है। तो ई के पहले वी आना चाहिए, और वो किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए हमारा सही उत्तर है। तो यही एक ऑब्जर्वेशन हम ठीक से करें तो हमारा उत्तर हम सही समय में सही उत्तर कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है घटाव, और डी का अर्थ है डिवाइड। तो समीकरण का मान क्या होगा? लिख लेते हैं समीकरण। 483। डी का अर्थ है डिवाइड, 23। ए का अर्थ क्या है? प्लस है, 93। सी का अर्थ क्या है? माइनस है, 16। बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ है गुणा, 4। बॉडमेस नियम से हल करते हैं। बॉडमेस नियम से हल करें तो सबसे पहले ब्रैकेट, और अब यहाँ पे ब्रैकेट तो दिया नहीं है तो डिवाइड पे आते हैं। डी मतलब ये 23 से कट जाएगा, 23 दूना 46, और ये फिर 2 बचेंगे तो 21। 21 बचेगा यहाँ पे, 21 धन 93 माइनस 16, और 4 का गुणा किया तो 64 मिला। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये मिल जाएगा हमको 114, और 114 में से अगर हम 64 घटा दें तो हमको 50 मिलेगा, और हमारा उत्तर सही होगा 4। परीक्षा में ऐसे प्रश्न में लगभग 45 से 50 सेकंड का समय लग सकता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब यहाँ पे देखो ऑड वन आउट चुनना है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। सीधे प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। एफ होता है 6 पे, जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे, ई होता है 9 पे, बी 2, सी 3, डी 4, और ए 1, एच 8, आई 9, जे 10, और जी 7, एस 19, टी 20, यू 21, और वी 22। अब देखो
यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 6 से 7 पे आए, 7 से 8 पे आए और 8 से 9 पे आए, मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है सभी जगह, ये +1 हो रहा है। 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1, मतलब ये तो +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ पे -3 है। इसी प्रकार देखो 8 से 9 +1, 9 से 10 +1 और 10 से 7 -3, 19 से 20 +1, 20 से 21 +1 और 21 से 22 ये भी +1 हो गया। HIJ। अब देखो यहाँ पे ऊपर पहले और चौथे में +1 हुआ है सभी लेटर्स में, और यहाँ पे शुरू के 2 लेटर में +1 हुआ है, अंत में -3 हुआ है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है? क्या लॉजिक हो सकता है? इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। 6 से 7 ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। अच्छा माफ कीजिए, यहाँ पे जो ई की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए वो 5 होगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो ऊपर के तीनों में +1 -3 है और नीचे वाले में +1 सभी में है, इसलिए आखिरी वाला ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमसे एक लिखने में गलती हुई थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। अदरवाइज परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो हम इस प्रश्न को लगभग 40 से 45 सेकंड में हल कर सकते हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। क्या कहा गया है? विशिष्ट कूट भाषा में क्रो को कैसे लिखा गया है? CROW। इसको कैसे लिखा गया है? 3, 18, 15 और 23। तो C की प्लेस वैल्यू होती है 3, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, O की प्लेस वैल्यू होती है 15 और W की प्लेस वैल्यू होती है 23। मतलब जो लेटर दिया हुआ है उन सब की प्लेस वैल्यू लिख दी गई है, जो वर्ड दिया है उन सब के लेटर्स की प्लेस वैल्यू। इसी प्रकार FISH, F होता है 6 पे, I होता है 9 पे, S होता है 19 पे, H होता है 8 पे, मतलब इसमें भी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। बुल को कैसे लिखेंगे? BULL। B हो गया 2 पे, U हो गया हमारा 21 पे, L हो गया 12 पे और L हो गया 12 पे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। सिंपल सा प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हम इसको हल कर पाए। और आगे चलते हैं। नंबर सीरीज का प्रश्न आया है। अब देखो यहाँ पे संख्याओं के बीच में जो अंतर है, 6 दिया हुआ है, 54 दिया है, 378 है, 1890। संख्याओं एक दूसरे से काफी बड़े अंतर से बढ़ रही है, तो हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर गुणा या फिर भाग से मिलने की संभावना ज्यादा है। इससे कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखते ही समझ में आ रहा है कि इसमें 6 में 9 का गुणा कर दें तो हमको 54 मिलता है। अब देखो 9 का गुणा हमको मिल गया है, उसके बाद 54 है और 378 है। तो अब ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि 54 और 378 मतलब ये इसके 7 गुना के आसपास है। कैसे? अगर 50 का 7 गुना करें तो हमको क्या मिलता है? 350 मिलता है। तो ये 350 के काफी पास में है ये संख्या। तो इसका अर्थ क्या ये हो सकता है कि 54 में ही 7 का गुणा किया गया हो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये इसका गुणा करने पे 378 ही मिला है। अब ये हमको कैसे पता चला कि गुणा 9 के बाद गुणा 7 आया? क्योंकि हमने देखा कि ये जो 54 है इसमें 50 के काफी करीब है और उसका 7 गुना 350 होता है। इस प्रकार की थिंकिंग हमको अडॉप्ट करनी होगी। ये हो गया गुणा 7। अब देखो गुणा 9 हुआ, गुणा 7 हुआ, मतलब क्या हुआ? -2 हुआ। तो -2 का अगर पैटर्न चलेगा तो यहाँ पे गुणा 5 होना चाहिए। 378 में 5 का गुणा करके देख लेते हैं। 378 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 8 पंजे 40, हासिल क्या है? 4, 7 पंजे 35 और 4 39 आता है। 3 5 तिया 15 और 3 18, 1889। मतलब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा है। तो इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 3 हो जाएगा। इंटू 3 हो जाएगा, मतलब अब इसमें जब 1890 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमको 0 9 तिया 27 की 7, हासिल क्या है? 2 8 तिया 24 और 2 26 और हासिल आए 2, 3 एकम 3 और 2 5, 5670 हमारा उत्तर होगा। अच्छा परीक्षा में होता तो क्या करते हैं? परीक्षा में ये होता तो एक बार पहले ऑप्शन की तरफ आते, क्योंकि पूरा 3 का गुणा करके हम हमारा थोड़ा सा समय बचा सकते थे। इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो इकाई का अंक 0 है यहाँ पे, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें तो इकाई का अंक 0 ही मिलता है। ऑप्शन में एकमात्र ऑप्शन ऐसा था जिसमें इकाई का अंक 0, ऑप्शन नंबर 1 है। पूरा गुणा करने की
जरूरत ही नहीं थी दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से नंबर सीरीज है। अब संख्याओं के बीच में यहाँ पे नंबर देखो, पहले वाले प्रश्न में संख्याएं एकदम से बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही थी, यहाँ पे संख्याएं छोटे अंतर से बढ़ या घट रही है। 241 से 258 पे आए मतलब कितना हो गया है, +17 हो गया। 258 से 275 पे आए मतलब कितना हो गया, +17 हो गया। 275 से 292 पे आए मतलब +17 हो गया। तो कैसे अंतर चल रहा है, +17 +17 +17। 292 में 17 जोड़ देंगे तो हमको 309 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें दो तीन चीजें जो ध्यान रखनी, या तो ये हॉरिजॉन्टली हल होगा या फिर ये वर्टिकली हल होगा। किसी भी डायरेक्शन में हल हो सकता है। संख्याओं के बीच में फिर से अंतर देखो, अगर 3 संख्याएं हैं तो ये देखो कि रिलेटिवली बड़ी संख्या कौन सी है या रिलेटिवली छोटी संख्या कौन सी है। अगर बड़ी संख्या है तो बाकी की दो संख्याओं से उस बड़ी संख्या को बनाने की कोशिश करो। और इसी प्रकार से अगर छोटी है तो दो का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उस छोटी को बनाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 5 दिया है, 17 दिया है और 61 दिया है। बड़ी संख्या कौन सी, 61 है। 17 और 5 से 61 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 17 में 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 51। अब 51 में 10 जोड़ दें मतलब इस संख्या का 2 गुना जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 61 मिलेगा। मतलब लॉजिक क्या हुआ, ए बी सी करके 3 संख्याएं थी तो 2a + 3b किया तो हमको सी मिला। अब यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा है क्या, देखो 6 में 2 का गुणा किया तो मिल गया 12, 21 में 3 का गुणा किया तो हमको मिल गया 63 और दोनों को जोड़ दिया तो हमको मिल गया 75। वही लगा है यहाँ पे लॉजिक, 2a + 3b बराबर हमारा तीसरी संख्या हो जाएगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 103 है। 2a मतलब 8 का 2 गुना, ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 3b। 3b बराबर 103, ये 16 उधर जाएगा, घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा ये 87 बचेगा। और 87 में 3 का भाग दे तो b का मान हमको 29 के रूप में मिलेगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। लगभग 50 से 55 सेकंड ऐसे प्रश्न को हल करने में लग सकते हैं, क्योंकि लॉजिक बस ये देखना है जैसा कि हमने इस प्रश्न की शुरुआत में किया था, हॉरिजॉन्टली देखना है, वर्टिकली देखना है। बड़ी संख्या कौन सी है उसको बाकी की दो संख्याओं से बनाने की कोशिश करनी है। चलो आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है। 3 वर्ड दिए हुए हैं, इनको सिलोजिज्म से वेन डायग्राम से कैसे समझा सकते हैं, वेन डायग्राम से कैसे निरूपित कर सकते हैं। सिविक्स और सब्जेक्ट, इन दोनों को देखिए। सब्जेक्ट एक बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, सिविक्स उसमें से एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं ये गोला, ये सर्कल सब्जेक्ट का है तो सिविक्स एक उसका हिस्सा है, ये सिविक्स हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। अब इन दोनों को देख लो, सब्जेक्ट और केमिस्ट्री। इसी प्रकार देखो जैसे सिविक्स एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। अब इन दोनों को देखो, सिविक्स और केमिस्ट्री में कोई कनेक्शन हो सकता है क्या, सिविक्स और केमिस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का सर्कल बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हाँ, अब देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न में फिर से कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है। CLOUD, इसको कैसे लिखा गया है, DMNTE। प्लेस वैल्यू देख लो, C होता है 3 पे, D होता है 4 पे, L होता है 12 पे, M होता है 13 पे, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे, U होता है 21 पे, T होता है 20 पे, D होता है 4 पे, E होता है 5 पे। देखो 3 से 4 पे आए +1 हुआ, 12 से 13 पे आए +1 हुआ, 15 से 14 पे आए -1 हुआ, 21 से 20 पे आए -1 हुआ, 4 से 5 पे आए तो भी +1 हुआ। लॉजिक वही है जैसा कि वीडियो की शुरुआत में भी एक प्रश्न में था कि जो भी कॉन्सोनेंट है उनमें +1 हो रहा है, जो भी वोवेल्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू में -1 हो रहा है। यही लॉजिक देखो यहाँ पे भी क्या है, M 13 पे होता है, N 14 पे होता है, +1 हुआ। A की प्लेस वैल्यू होती है 1 या सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 27 और इसी प्रकार Z होता है यहाँ पे 26 पे, मतलब क्या हुआ -1 हुआ। N होता है 14 पे, O होता है 15 पे, G होता है 7 पे, H होता है 8 पे +1, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे, मतलब कि यहाँ पे 14 -1। तो वही जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ प्लेस वैल्यू में प्लस किया है, जहाँ वॉवेल है वहाँ प्लेस वैल्यू में माइनस किया है। इस शब्द को कैसे लिखेंगे, PASTEUR।
P आ गया हमारा 16 पे, 16 में 1 जोड़ दिया तो क्या मिलेगा 17, 17 मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो रूल आउट होता है, क्योंकि 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, Q की प्लेस वैल्यू होती है, तो हमारा उत्तर Q से शुरू होगा। अब देखो यहाँ पे अंत वाला लेटर भी सब में S कॉमन दिया हुआ है, अब यहाँ पे Z है 2 जगह और यहाँ B है, तो दूसरे वाले पे आते हैं। A हो गया हमारा एक वॉवेल, इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू है 27, 27 में से अब चूंकि वॉवेल है तो -1 करेंगे तो क्या मिलेगा 26, 26 मतलब क्या हो गया Z आ गया, QZ, तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी रूल आउट हो गया। अब देखो S होता है हमारा 19 पे, 19 कॉन्सोनेंट है, इसमें +1 करेंगे तो क्या मिलेगा 20, 20 मतलब क्या होता है T, QJT, QZT, तो ऑप्शन नंबर 3 भी रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाँ ब्लड रिलेशन से संबंधित है, A परसेंटेज, B का अर्थ है A B की बेटी है, मतलब अच्छा पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या कहा पूछा है हमसे, V परसेंटेज G एंड H हैशटैग L एंड Z। फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों को देखो, परसेंटेज का क्या अर्थ है, A परसेंटेज B मतलब A B की बेटी है, पहले वाली दूसरे वाले की बेटी है, तो पहले वाली कौन है V, वो किसकी बेटी है, बेटी है मतलब माइनस, और वो किसकी बेटी है G की बेटी है। इन दोनों को देखो G एंड H, एंड का अर्थ क्या है, एंड का अर्थ है A एंड B का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले की पत्नी, तो पहले वाला कौन है G, वो किसकी पत्नी है H की पत्नी है, तो ये H हो गया साहब। इन दोनों को देखो, हैशटैग, हैशटैग का क्या अर्थ है, हैशटैग का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले का बेटा है, पहले वाला कौन H, वो किसका बेटा हो जाएगा L का बेटा हो जाएगा, ये हो गया हमारा L। इन दोनों को देख लो, एंड, फिर से एंड आ गया, एंड का अर्थ हमने पढ़ा ही था कि पहले वाला दूसरे वाले की पत्नी, पहले वाला कौन है L, वो किसकी पत्नी है, वो पत्नी है Z की, ये हो गया Z। क्या पूछा है हमको, Z, G, Z से कैसे कनेक्टेड है, G ये रहा और Z कहाँ है ये रहा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनका जो बेटा है वो कौन है H है, और उसकी पत्नी कौन है G, तो G Z की बहू हो गई, डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हल कर सकते हैं, परीक्षा में थोड़ा सा समय लग सकता है, 50 से 55 या फिर 60-65 सेकंड भी ऐसे प्रश्न को हल करने में लग सकते हैं। आगे चलते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों में यह है कि आपने अगर ठीक से वेन डायग्राम बना लिया तो आपको, फैमिली ट्री बना लिया तो आपको काफी आसान होगा सही उत्तर तक पहुंचना। आगे चलते हैं, फिर से एनालॉजी, माउस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर, फ्लैश इज रिलेटेड टू डैश। माउस कंप्यूटर का एक उपकरण होता है या उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रकार फ्लैश कहाँ पे दिखता है हमको, फ्लैश का इस्तेमाल कभी कभी फोटो खींचने के लिए किया जाता है, तो वो कैमरा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में मात्र 5 से 10 सेकंड लगेंगे इस प्रश्न को हल करने में। आगे चलते हैं, फिर से एनालॉजी का प्रश्न है, देखो PLUM, इसको कैसे लिखा गया है, KOFN के रूप में। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, L होता है हमारा 12 पे, U होता है हमारा 21 पे, M होता है 13 पे, K हो जाता है 11 पे, O हो जाता है 15 पे, F आ गया 6 पे, N हो गया 14 पे। 16 से 11 पे आए -5 हुआ, 15 से 12 पे आए +3 हुआ, यहाँ पे तो पैटर्न बन नहीं रहा है। इन दोनों को देखो, ये 27 हो गया, एक दूसरे के पी के जो है अपोजिट लेटर होते हैं, हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया ही था। 15 और 12 जोड़ने पे 27 मिला, 21 और 6 जोड़ने पे 27 मिला, 13 और 14 जोड़ने पे 27 मिला, मतलब अपोजिट लेटर लिख दिए गए। तो MIST, M हो गया हमारा 13 पे, 13 का अपोजिट क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा। ठीक है, अब 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वो n की होती है, तो उत्तर n से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर 2 खत्म हुआ, ऑप्शन नंबर 4 खत्म हुआ, n से शुरू होगा। अब अंत वाला देखो, यहाँ पे h है, यहाँ पे g है, तो अंत वाले पे ही आ जाते हैं, t हो जाता है हमारा 20 पे, 20 में क्या जोड़ें कि 27 मिल जाए, 7 जोड़ने पे 27 मिलेगा, 7 मतलब क्या होता है g होता है, तो अंत में g आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 भी रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सिलोजिज्म का प्रश्न है, ऑल वेन डायग्राम से हल करेंगे, ऑल बेल्ट्स आर शूज, तो ये मान लेते हैं सर्कल हो गया हमारा बेल्ट्स का।
आर शूज, तो ये वाला सर्कल हो जाएगा शूज का। ऑल शूज आर कैप्स, ऑल शूज आर कैप्स तो और बड़ा सर्कल बनेगा, और ये किसका हो जाएगा, ये कैप्स का सर्कल हो जाएगा, कैप्स। एक और चलते हैं आगे, सम हेड्स आर कैप्स, हेड और कैप मान लेते हैं ये हेड का सर्कल है और ये इस प्रकार से है कि वो हेड कहाँ तक अंदर इनके साथ ओवरलैप कर रहा है ये हमको नहीं पता, लेकिन कैप के साथ तो जरूर कर रहा है ये हमको पता है। कंक्लूजन्स पे आते हैं, सम कैप्स आर बेल्ट्स, तो सम कैप्स आर बेल्ट, कैप ये रहा और बेल्ट ये रहा, तो कैप का कुछ हिस्सा बेल्ट के अंदर है, इसलिए कंक्लूजन 1 तो पूरी तरह से सत्य होगा। सम हेड्स आर शूज, हेड्स और शूज का कोई कनेक्शन निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि देखो इसी चित्र में ये यहाँ तक आ रहा है और शूज और इनका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन दिया नहीं है, तो ये निश्चित रूप से पालन करता है ऐसा कहा नहीं जा सकता। ऑल शूज आर बेल्ट्स, ऑल शूज आर बेल्ट्स नहीं है, ऑल बेल्ट आर शूज है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो बेल्ट नहीं है, तो ये वाला भी पूर्णतः पालन नहीं करता है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। तो हम ऐसी आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर हम आपके लिए लाते रहेंगे और काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पे इस प्रकार के कंटेंट के साथ अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। थैंक यू।